नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अरुण तिसर। आज हम कठुआ जिला के पहाड़ी क्षेत्र बिलावर में आए हुए हैं और ये बिलावर का गांव है धर्मकोट। एक तरफ सरकार जो है वो बेरोजगारों के लिए आत्मनिर्भर योजनाएं जो हैं वो लेके आ रही है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाएंगे जहां पे आप देखेंगे बेरोजगारों को किस तरह से प्रशासन द्वारा लताड़ा जा रहा है। अगर केंद्र सरकार जो है वो बेरोजगारों के लिए अच्छी अच्छी स्कीमें और रोजगार देने की स्कीमें जो है वो ला रही है, और यहाँ का यूटी प्रशासन जो है इन बेरोजगारों को किस तरह से लताड़ रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मैं बिलावर तहसील के धर्मकोट गांव में हूँ। ये हमारे पीछे जो है मैं आपको ये दिखा दूं, ये एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडस्ट्री जो है ये जम्मू कश्मीर में वाहिद एक ही इंडस्ट्री जो है वो रजिस्टर्ड हुई थी, और इसका नाम था MS दीपिका इंडस्ट्रीज़। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये इंडस्ट्री चलती तो यहाँ पे कम से कम 100 से 150 लोगों को रोज़गार मिलना था।
और ये जो इंडस्ट्री थी ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्कीम लाई गई थी, इंटीग्रेटेड फीड एंड फूडर स्कीम 2021-2022 में ये रजिस्टर्ड ये यूनिट जो है वो रजिस्टर्ड हुआ था। तो अभी तक ये इंडस्ट्री जो है वो चालू नहीं हुई है, चल नहीं पाई है। क्या वजह है कि क्यों नहीं चली, क्या मुश्किलें आई, इंडस्ट्री जो है वो नहीं चली। जी बट साहब बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है, ये इंडस्ट्री क्यों नहीं चली। सर, जब हमने इस स्कीम के बारे में एक डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा था कठुआ में जी, वहाँ पे इन्होंने, इनके डिस्ट्रिक्ट अफसर थे सरदार जी, उन्होंने बताया वहाँ बड़े विस्तार से। तो मुझे लगा नहीं यार, इस सिस्टम का फ़ायदा लेना चाहिए इस स्कीम का। तो हमने उनसे जब फार्मेलिटीज़ बताई उन्होंने, तो हमें वो समझा कि नहीं यार वाकई हम फार्मेलिटी कर सकते हैं। बट जब हमने प्रोजेक्ट बना कर दिया उनको, वो प्रोजेक्ट की जो सीलिंग थी वो 25 लाख रुपया ही मैक्सिमम वो सब्सिडी देनी थी, जो उन्होंने बखूबी दी हमें। 31 मार्च 2022 को वो सब्सिडी रिलीज़ हुई थी। ये टोटल यूनिट 1,30,00,000 का था, जिसमें 50 लाख की जो थी मशीनरी, बाकी इसमें वर्किंग कैपिटल वगैरह जो बाकी मटेरियल यूज़ होना था उस पर पैसे खर्च होने थे। अब ये यूनिट जब हमने रजिस्टर्ड करवाया, हमारे पास पूरी NOCs अवेलेबल हैं। आपको मैं दिखाऊंगा NOC। जैसे ये मेडिकल हेल्थ एजुकेशन वालों की NOC है, BMO बिलावर ने हमें इशू किया। ये 2021 में इशू हुआ 29/11 को, यानी 1-2 साल होने को आगे इस यूनिट को बंद। उसके साथ ही एक NOC दिया गया, जिसमें जो NOC रिक्वायर्ड थे पंचायत की तरफ से, जो पंचायत धर्मकोट जो सरपंच साहब थे उन्होंने हमें NOC दिया। ये NOC है, ये भी 29/11 को ही हमें मिला, 11 नवंबर 2021 को ही मिला। उसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक NOC चाहिए था हमें, वो भी हमें 11/11/2021 को मिला। ये वो NOC है। उसके बाद पोल्यूशन का NOC था, वो भी हमें मिला। उसके बाद जो हमें DIC से रजिस्ट्रेशन चाहिए थी वो भी हमें 2022 में हमें मिली चलाने के लिए यूनिट। अब जब हम मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, मशीनरी इंस्टॉल करने से पहले हमें शेड भी बनाया। शेड से पहले हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा लिया होगा। सीधी सी बात है, अगर हमने NOC अप्लाई किया कहीं पोल्यूशन में तो रेवेन्यू रिकॉर्ड तो उन्होंने ज़रूर मांगा होगा। उसके साथ स्ट्रेच जो देते हैं, जिसको ये ततीमा कहते हैं, वो भी दिया होगा डिपार्टमेंट ने। तो कहने का मतलब ये है कि जब सारे डॉक्यूमेंट हमें डिपार्टमेंट ने ही प्रोवाइड करवाए कि भाई आप यूनिट चलाओ, उसके बाद जब हम ये सारा ख़त्म करते हैं प्रोसेस, उसी के साथ साथ जो बिजली का बिल आप देख रहे हैं मीटर लगा हुआ है, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई तार नहीं लगी, कोई यूनिट को हमने अभी तक चला। आपने देखा, अंदर वीडियो देखी आपने, पूरा यूनिट आपने देखा, विजिट किया, उसमें देखो कहाँ हमने स्टार्ट किया। लेकिन जुलाई में ये हमें बिल देते थे 70,000 रुपये का बिल दे दिया बिजली डिपार्टमेंट ने, यूनिट अभी चला ही नहीं। ये है बिल, जिसकी मैं कापी आपको दिखा देता हूँ। ये वो बिल है जी, ये मई का है, जुलाई का भी मैं दिखाता हूँ आपको, जिसमें 70,000 रुपये कुछ इन्होंने बना के दिए। हमने इनको बार बार अप्रोच की कि यूनिट बंद है, हमारा जो बिल है वो ना डालिए। ये है जुलाई का बिल, इसमें अमाउंट बताता है 70,936 रुपये का ये बिल दिया। चलो हम बिल भी भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इंडस्ट्री चलती तो बिल कोई बड़ी बात नहीं थी, हम एडजस्ट कर ही लेते इसमें। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई कि जब हमने इसमें ये जो यूनिट था, ये पूरे जम्मू कश्मीर में वाहिद एक ऐसा यूनिट है जो ये यूनिट था, ये था कैटल फीड प्रोसेसिंग यूनिट। ये ऐसा यूनिट था कि जितने भी कैटल फीड यूनिट पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर सांबा में है, जम्मू में है या कठुआ में कोई यूनिट चल रहा है, तो उनका जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है, पंजाब से, राजस्थान से। बट ये ऐसा एक यूनिट था जिसमें रॉ मटेरियल बाहर से नहीं आना था। टोटल रॉ मटेरियल इस यूनिट ने यहीं पे तैयार करना था, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है कैटल फीड में, वो सारा यहीं पे उपलब्ध है मार्केट से। जैसे आप मक्की की बात कर लो, यहीं अवेलेबल है। उसके बाद जो चोखर वगैरह पड़ती है वो भी यहीं अवेलेबल हो जानी थी। उसके बाद जो धान का DOC निकलता है उसका, वो भी हमें यहाँ अवेलेबल है। हमें सिर्फ सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़नी थी, जो हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाने थे पंजाब से या यहाँ जम्मू कश्मीर से। अब जब यूनिट इतना बड़ा था तो सीधी बात है कि रोज़गार भी बहुत सारे लोगों को मिलना था। जो हमने DPR में दिखाया था कि 50+ लोगों को, लेकिन जो हमने कैलकुलेशन लगाई थी, अगर मार्केटिंग सारा करके 150 लोगों प्लस जो स्टाफ मेंबर रहने थे, इसमें 150 लोगों को हमने रोज़गार देने की बात सोची।
लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आई, अब हम आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम का है जब हमने यूनिट इंस्टॉल करने के बाद, पूरी मशीन इंस्टॉल करने के बाद जब हमने इसका प्रोसेस नेक्स्ट फाइल किया, वो हमें चाहिए थी फ्लोर मिल की, क्योंकि इसमें जो आटा तैयार होगा, चावल तैयार होंगे या बेसन तैयार होगा, उसके बाद जो रॉ मटेरियल उसमें से निकलेगा वेस्टेज, वो उसमें कैटल फीड बननी थी। ये कैटल फीड प्रोसेसिंग यूनिट था। जब हमने इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, इन्होंने बताया कि इसको तहसीलदार बिलावर आप एप्लीकेशन लगाइए, वहाँ से पटवारी के पास जाएगी, पटवारी आपको रिपोर्ट करेगा, उसके बाद ये एडी और टीएसओ के पास जाएगी। उसके बाद आपको इसका आटा जो आपका तैयार होगा अंदर फ्लोर, उस आटे का जो है आप सेल कर पाओ, नहीं तो तब तक नहीं कर पाओगे। अब आटा सेल करने के लिए हमें परमिशन चाहिए थी। मैं जाता हूँ तहसीलदार बिलावर, जो पंकज शर्मा जी आज भी मौजूदा हैं, उनके पास एक एप्लीकेशन मूव करता हूँ। वहाँ से वो एप्लीकेशन मार्क करते हैं, जो भड्डू में हमारे नायब तहसीलदार साहब बैठते हैं, नाम नहीं मैं उनका जानता कौन थे, वो शायद ट्रांसफ़र हो गया अब। उसके बाद वहाँ से वो मार्क करते हैं, ले आते हैं एप्लीकेशन, मुझे बाई हैंड दी उन्होंने, मैं लेके आ गया फिनतर में। एक इनके साथ गिरदावर बैठा था, एक वहाँ पटवारी था, उसका नाम है मेजर सिंह। उसने एप्लीकेशन ली, उसने बोला आप 2-3 दिन वेट करो, 2-3 दिन के बाद हम आपकी वहाँ पे यूनिट पे आकर विज़िट करेंगे। विज़िट करने के बाद हम उस पर रिपोर्ट डालेंगे। जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं, ये मैंने दी थी मार्च में इनको फ़ाइल, मार्च 2022 में इनको देता हूँ फ़ाइल, और आज मार्च 2023 आने की नौबत आ गई, लेकिन आज तक वो फ़ाइल नहीं निकली। अब जब हम चक्कर काटते रहे पटवारी के, पटवारी रोज़ आना खाना करता रहा, ऑफिस में मिलता नहीं था रोज़। अब मैं कुठवा रहता हूँ, कुठवा से मुझे बिलावर डेली आना था, तो डेली रोज़ आकर मुझे तेल ही लाख रुपए का लग गया होगा मेरा, जितने उसने चक्कर कटवाए। अब मैं यहाँ जब पटवारी से बात करता हूँ, मिला तो मेरे एक फ्रेंड है, उनके थ्रू हम मिले, उसने कहा मेरी नोइंग में है, तो वो उसको कहता है कि मुझे वो पैसे देगा, मेरा हिस्सा मैं फिर दूंगा। मुझे समझ नहीं आएगी कि उस पटवारी ने मेरे इस यूनिट में कोई पैसा इन्वेस्ट किया था कि जिसका मैं हिस्सा दूंगा। अगर भाजपा सरकार कहती है कि हमें यूथ को आत्मनिर्भर बनाना है, तो क्या ये जो यहाँ नीचे बैठे हुए एम्प्लॉई हैं, ये बनने देंगे इस तरीके से? ये तो हिस्सा ढूंढते हैं। अब जब हम हिस्से की बात पे आए, जब मुझे लगा नहीं यार ये नहीं होगा, तो मैंने दुखी होकर अगस्त में जाकर एक कंप्लेंट फ़ाइल की इनके खिलाफ़ ग्रीवियंस सेल में, जिसका कंप्लेंट नंबर और कंप्लेंट बताऊंगा क्या था आपको। वो कंप्लेंट फ़ाइल होती है। कंप्लेंट फ़ाइल होने के मज़े की बात यह है कि कंप्लेंट की जो रिटर्न आता है, वो आता है डीसी कुठवा के पास, जो आज मौजूदा डीसी हैं, उनके पास आता है। वहाँ से वो मार्क करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं एडीसी बिलावर, और एडीसी बिलावर तहसीलदार बिलावर को देता है कि आप इसकी छानबीन, जिसके खिलाफ़ एप्लीकेशन है उसी को कहते हैं कि आप इसकी वो करो। ये वो हो गया, डोगरी में कहा होता है कि दूधे राखी बिल्ली बैठाई। अब मुझे बताओ वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलो हमने कहा चलो ठीक है, जो इनका सिस्टम है चलने दो, कुछ तो पूछेंगे हमें भी, बताओ ये एलिगेशन आपने लगाए हैं, इनको तो प्रूफ करो। हमारे पास प्रूफ थे, हम करते, बट इन्होंने क्या किया, उसको गोल मोल करके वहीं से वापस कर दिया। जब मैंने देखा कि ग्रीवियंस सेल एलजी साहब ने भी कुछ नहीं किया, मुझे मजबूरन दोबारा एक फ़ाइल और उसका रेफरेंस मैंने दिया, जो पुरानी कंप्लेंट थी। मैंने आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो ग्रीवियंस सेल है पीएमओ का, वहाँ पे मैंने फ़ाइल की। जब वो वहाँ पर जाती है, वहाँ से 2-3 दिन के बाद ये दोबारा फ़ाइल वहाँ से वापस आती है कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए। जब वो यहाँ आती है, दोबारा गवर्नर के पास जाती है, गवर्नर से वो आती है कुठवा डीसी के पास, कुठवा डीसी दोबारा वही प्रोसेस शुरू करते हैं, और यहाँ आकर वही प्रोसेस शुरू होता है। और मुझे उसमें जो मुझे रिप्लाई आता है, जो मैंने वहाँ पढ़ा, उसमें लिखा जाता है कि इसके पास CLU नहीं है। अगर मेरे पास CLU नहीं है तो मुझे मार्च में कहता ना पटवारी कि जो आपने फ़ाइल दी है मुझे रिटर्न में देता, वो उसी दिन किस्सा ख़त्म है, CLU करवाता। 1 साल के बाद मुझे वो 8-9 महीनों के बाद मुझे वो कहता है कि आपकी CLU, वो भी मैं कंप्लेंट करता हूँ, नहीं तो आज तक वो चक्कर कटवाता रहता मुझे। और उसको अगर मैं उसको पैसे देता तो उसने बिना CLU के मुझे रिपोर्ट कर देनी थी, और मेरा ये यूनिट चल रहा होता। मैंने पैसे नहीं दिए और उसने फ़ाइल रोक के रखी। अब बात यह है कि चलो हमने CLU के लिए अप्लाई, मैं CLU के लिए अप्लाई करता हूँ सितंबर में, अक्टूबर में 2 महीने हो गए, 62 दिन के बाद मेरी CLU रिजेक्ट कर देते हैं। जब मैं रीज़न जानता हूँ, मुझे कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट काम में थे, जिसकी वजह से आपकी CLU रिजेक्ट होगी। मैंने कहा ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट काम है तो पूरे करेंगे, हमारा तो काम है ना डॉक्यूमेंट पूरे करना। मैं एक दोबारा इनको पूछता हूँ, जो कुठवा लेख राज देखता है इसका CLU को, उसको मैं पूछता हूँ, मैंने कहा यार ये फ़ाइल है, दोबारा मैंने अप्लाई की, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं जो नकलें हैं मेरे पास, जो ज़मीन के लैंड रिकॉर्ड मांगते हैं, जमाबंदी, ततीमा, मैप, और उसके साथ जो गिरदौरी और जो म्यूटेशन वगैरह, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है आज भी। मैं इनको देता हूँ, इन्होंने कहा नहीं जी आप हमें 3-3 कॉपीज़ दे दो, हमारा SRO कहता है। और जनाब हद तो तब होगी कि जब मैं अप्लाई करता हूँ, इन
3 नकलों के लिए, और 100 रुपया एक नकल का देता हूँ। 10 नकलें मुझे चाहिए थी, 1000 रुपया मेरी फ़ीस कट गई, 500 रुपया इंटरनेट वाला ले गया, 1500 मेरा खर्चा आ जाता है सिर्फ अप्लाई करने का। उसके बाद दूसरे दिन मुझे कॉल आती है बिलावर से, एक पटवारी फ़ोन करता है, वो उसका नाम है अभिषेक जसरोटिया। वो फ़ोन करता है मुझे कि सर आपने अप्लाई किया नकलों के लिए, तो इतनी नकलें क्या करनी है आपने, एक ही खसरा नंबर की। अब मुझे एक ही खसरा नंबर के 3 सेट चाहिए, तो मुझे तो एक ही सेट से काम नहीं चलेगा, मेरे पास था, लेकिन उन्होंने बोला 3। मैंने 3 सेटों के लिए अप्लाई किया। मुझे वहाँ से उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको मिल जाएंगी तीनों नकलें। मैं रात को जब चेक करता हूँ इसको दोबारा स्टेटस, तो मेरे जो रिजेक्शन में आ जाती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इसलिए रिजेक्ट है क्योंकि आपने 3 बार अप्लाई किया एक ही खसरा नंबर के लिए। अगर मेरे पैसे, मैं पैसे दे रहा हूँ, मुफ्त में तो ले नहीं रहा, जो रेवेन्यू इनका बनता है वो मैं दे रहा हूँ, उस रेवेन्यू के हिसाब से मेरी नकलें दो मुझे। मैं उन नकलों को बोल रहा हूँ बार बार, मुझे CLU करवानी है, जिसका ये स्क्रीनशॉट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये लिखते हैं रिजेक्टेड रीज़न में लिखते हैं रिपीट एप्लीकेशन सबमिटेड। ये इन्होंने रीज़न लिख कर रिजेक्ट करी, यानी मेरा 1000 रुपया जो मैंने दिया 1500 वो भी मेरा मिट्टी करवाया, और मेरा काम वहीं का वहीं। CLU मेरी दोबारा जो मैंने अप्लाई की वो दोबारा रिजेक्ट हो गई क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। अब हम ऑफलाइन इनके पास अप्रोच करते हैं तो ये कहते हैं हमें ऑनलाइन फ़ाइल करो। अब हम ऑनलाइन फ़ाइल करते हैं कोई डॉक्यूमेंट, ये उसको कहते हैं नहीं हम देंगे नहीं आपको, वो रिजेक्ट कर देते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार बिलावर, इसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दायर की थी कि भाई इसका पहले आप चेक करो कि इनकी प्रॉपर्टी कितनी है। तनख्वाह इतनी होती है 30 या 40-50 हज़ार रुपया होगी तहसीलदार की, कोई 2 लाख नहीं तनख्वाह इसकी। तो 2 लाख तनख्वाह नहीं, तो इतनी प्रॉपर्टियाँ, मकान इतने बड़े बड़े बनाए होते हैं। ED इतने डिपार्टमेंट रखे हैं, डिपार्टमेंटों पे डिपार्टमेंट बना के रखे हैं, इनको कोई नहीं पूछता। एक पटवारी बनी से ट्रांसफ़र होता है, बिलावर आता है, यहाँ वो प्लाट खरीदता है, मकान बनाता है, तनख्वाह कितनी है उसकी कोई नहीं पूछता। यहाँ से वो ट्रांसफ़र होता है कठुआ में अलग से मकान, अलग से प्लाट बनता है। यहाँ से वो जम्मू जाता है, जम्मू में इनका एक सिस्टम बन चुका है कि जहाँ ये पटवारी ट्रांसफ़र होते हैं वहीं ये मकान और प्लाट खरीदते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। एक गरीब आदमी, कोई बेरोज़गार आदमी, कोई अपना सिस्टम खड़ा करना चाहता है, उसको ये कहते हैं हिस्सा दो। इनका वो हालत हो गई है जैसे वो आते हैं बधाई मांगने, डोगरी में कहते हैं उनको वो पंड आते हैं बधाई माने, किसी के लड़का पैदा होता है या किसी के कोई मकान बनता है, वो आते हैं 2.5 शादी होगी। इनका वो हिसाब हो गया पटवारियों का और इन तहसीलदारों का, इनको पूछने वाला कोई नहीं। ये जो भाजपा की जितनी भी नीति है उनको फेल करने के पीछे इन लोगों का, इन मुलाजमों का, जो जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉई है, करप्ट लोग हैं, इनका हाथ है। अगर ये सही है तो क्या इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट क्यों रोक के रखे हैं मेरे? अगर ये अपनी जगह सही है तो मैंने फ़ीस भरी ना, मैं 10 बार मांगूँ 20 बार मांगूँ, मैंने पैसे दिए, मेरे पैसों का तुम लेकर मुझे नकल नहीं दे रहे हो, क्यों? जवाब देना तहसीलदार मुझे। ये कौन सा, मैंने कल भी तहसीलदार साहब को फ़ोन किया तो मुझे फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद कठुआ से फ़ोन किया DC ऑफिस से, पटवारी ने, नाम नहीं मैं उनको जानता, उन्होंने फ़ोन किया इसको, उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूँ तो मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा कि यार ये रिजेक्ट नहीं कर सकते आप फाइल। आगे वाला आदमी जब उसने फ़ीस भर दी, आप वो एक खसरा नंबर की 10 नकलें मांगे, आपको क्या करना? उसको आपको नकल देनी है, जो उसने रेवेन्यू दिया वो पैसे दे रहा है, फिर क्यों नहीं देनी चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइए कि आपको, मैंने सुना है कोई अवार्ड भी मिला हुआ है। बिल्कुल। किसने दिया था अवार्ड आपको? जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी PMO में है, जो यहाँ के लोकसभा मेंबर भी हैं हमारे, तो उन्होंने जब ये प्रोजेक्ट हमारा देखा था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिंगल यूनिट था ये पूरे जम्मू कश्मीर में, जब ये वहाँ गया तो बहुत सारे लोग और भी थे, जिसमें डेयरी के कुछ लोग थे जिनके पास 50-50, 200-200 गायें ली थी, जिनके बड़े प्रोजेक्ट थे, उन सभी को सम्मानित किया उन्होंने। जो हमारा जम्मू में एक होटल है वहाँ पे एक प्रोग्राम था, वहाँ बाकायदा उन्होंने एक अवार्ड दिया, उसकी मैं फ़ोटो दिखाऊँगा आपको। वो मेरी मैडम के नाम यूनिट है, उनको भी अवार्ड दिया गया, उसमें फ़ोटोग्राफ अवार्ड जो भी सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, यानी अप्रिसिएशन किया हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन यहाँ आकर स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं वो अपने हिस्से को ढूंढ रहे हैं कि हमारा हिस्सा दो तब हम रिपोर्ट करेंगे, और अगर हिस्सा नहीं दोगे तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब जब हम उससे ये बात पूछी लास्ट टाइम पटवारी से कि भैया हमें ये चीज़ बताओ कि हमें रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसका जवाब आता है कि ये जो आपका नंबर है 762 खसरा नंबर, ये रोड के पार है। ये जो सामने रोड दिखा रहे हैं आप, देखिए। अच्छा,
ये खसरा नंबर रोड के पार है। अगर रोड के पार है तो भैया 88 में म्यूटेशन मेरा कहता है कि 88 में ये निसार हुसैन के नाम 71 जो दफ़ा 48 के तहत ज़मीन हुई, तो जब वो ज़मीन नाम हुई तो जब म्यूटेशन में ये बताया जा रहा है कि ये 762 यहाँ है, जो इसके पास ये हमें वो देता है ततीमा, उसमें ये दिखाता है यहाँ पर है, और गिरदौरी नकल में ये लिख कर, यही पटवारी लिख कर देता कि इसमें मकान बना हुआ है, शेड बना हुआ है। उस गिरदौरी नकल में लिखा, नकल भी दिखाऊंगा आपको, उस नकल में क्लियर लिखा है। मैंने पटवारी को पढ़ाई, उर्दू में थी, उन्होंने बोला कि इसमें मकान दिखा रहा है। अगर इसमें मकान दिखा रहा है वो 762 में, अगर वो रोड के पार बात कर रहा है हमारे साथ, तो रोड के पार वाला जो खसरा नंबर है उसमें मकान तो कोई नहीं दिख रहा ना आपको। अगर रोड के पार है वो, या इस इधर भी है पीछे, कौन सा मकान बना है इसमें, फिर वो कैसे बता रहा है इसमें मकान है। इट मीन्स कि वो हमें गुमराह कर रहा है। रिटर्न में वो कुछ नहीं देता, बातें सुनाता हमें सिर्फ। मकान उधर है, उधर खसरा नंबर है, इधर खसरा नंबर। मैं मौके पे आऊँगा, मौके पे एक बार भी नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपने ये यूनिट में मशीनें लगाई तो कितना खर्चा हो गया आपका? 50 लाख रुपए के बिल है मेरे पास, मैं बिल भी दिखा दूंगा। 50 लाख का बिल है, 50 लाख की सिर्फ मशीनरी है। हाँ। आपने देखी, कुछ मशीनरी अभी नीचे पड़ी है जो मैंने अभी इंस्टॉल नहीं की। इंस्टॉल इसलिए नहीं की क्योंकि जब काम ही नहीं हो रहा, मैं कह रहा छुट्टी करो, मिस्त्रियों को छुट्टी की। मैं कह रहा आप बाद में बुलाऊंगा आपको जब ये चलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये बिल है जी, जो MG इंडस्ट्रीज बटाला से मशीनरी टोटल आई। मैं आपको टोटल बताऊंगा, इसका दूसरे पेज पे टोटल है कितने की मशीनरी है। ये है सर 49,71,050 ओनली। तो क्या समझते हैं ये जो आत्मनिर्भर जो भाजपा सरकार कह रही है, ये खाली दिखावा है कि क्या कहना चाहते हैं आप? ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं दिखावा तो नहीं है। गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना रोल था, उन्होंने पूरा, उनका काम था इस यूनिट की सब्सिडी रिलीज़ करना टाइम पे, ताकि यूनिट पैसों की वजह से अंडर फाइनेंस ना हो जाए। उन्होंने ये पूरा जो 24,85,000 रुपया बनता था इस बिल के हिसाब से 50% वो हमें उन्होंने दिया। 50% मेरे अपने पैसे थे। उसके बाद मैंने लोन SBI में अप्लाई करके रखा है, वहाँ मेरा अलग से इंटरेस्ट पड़ रहा है। वो पैसा मैंने यूज़ नहीं किया अभी, क्योंकि मशीनरी के पैसे मैंने अपने लगाए थे। अब उन्होंने क्रेडिट लिमिट जो मेरी बनाई थी, जो वर्किंग कैपिटल यूज़ होना था इसमें, उसके लिए जो क्रेडिट लिमिट है वो बिलावर स्टेट बैंक में खड़ी है। वो रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं, भाई उसका आपने, वो CGFT स्कीम में थी, जिसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसमें गवर्नमेंट गारंटी होती है, जिसका 2% मैंने गवर्नमेंट को एडवांस पे किया। यानी वो है 90 लाख की वो लिमिट है। 90 लाख की लिमिट पे 2% निकालो, कितना मैंने गवर्नमेंट को एडवांस दिया अपनी जेब से। वो भी मेरा मिट्टी अब हर साल देना, मुझे साल हो जाएगा उसको मार्च अप्रैल में उस लिमिट को साल हो गया। साल के बाद मुझे वो गवर्नमेंट गारंटी के पैसे दोबारा भरने हैं। मुझे बताओ मुझे क्या फ़ायदा हुआ? तो अब आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, मोदी जी से, डॉक्टर जितेंद्र जी जो MP हैं हमारे यहाँ के, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं तो अब देख रहा हूँ कि आज आपने बोला कि हम रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं एक बार क्या। अगर आपके मीडिया के माध्यम से हम यही बताएंगे सरकार को कि हम 10 दिन का टाइम देंगे इनको, 10 दिन में अगर इन्होंने हमारा कोई हल किया इस यूनिट का, मेरा जो CLO वो करके दी, मेरे डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करके दे, मुझे जो परमिशन है 10 दिन का टाइम दो। 11वें दिन के बाद हम कोर्ट का रास्ता देखेंगे। उसके बाद हम क्लेम फाइल करेंगे, हमारी बात हुई है। उसके बाद हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मिलेंगे दिल्ली में जाकर। अगर यहाँ टाइम नहीं मिला, दिल्ली में तो फ्री होते होंगे, वहाँ मिल लेंगे। प्रधानमंत्री जी से डालेंगे रिक्वेस्ट, अगर उनसे इनको मैं नंगा करके छोड़ूंगा। इन्होंने जो गदर मचा के रखा ना, यहाँ गरीबों को लूटते हैं, वो नहीं हम लूटने देंगे। हमारा यूनिट चले या नहीं चले हमें नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन इनको नहीं हमने जीने देना। इन्होंने गदर मचा के रखा पटवारियों ने और तहसीलदार ने। और जब कुछ बोलते हैं, और मैं मज़े की बात ये सुनो कि मैंने इस तहसीलदार को फ़ोन करवाया एक अपने फ्रेंड से, मेरे फ्रेंड हैं तहसीलदार, उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने बोला यार सजाद बाटा अपना आदमी है, भाई है मेरा, उसका यार काम रोके रखा, उसका कर दो। कहता है जी ठीक है। जब मैं तहसीलदार के ऑफिस में जाता हूँ, मुझे कहता है सीधा होकर खड़ा हो, तू क्या फ़ोन करवाता है मुझे बार बार तहसीलदार से या किसी और से? काम तेरा तभी होगा जब डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, डॉक्यूमेंट तू पटवारी से मिल। मतलब ये एटीट्यूड देखो इनका, ये ऐसे बातें करते हैं। आपको क्या फ़ायदा हुआ इस यूनिट का? कुछ नहीं, मेरा जो 25 लाख रुपए एक ब्लॉक हुआ, जो गवर्नमेंट को CGFT फंड्स में पैसे दिए, जो मेरा एक प्लाट था कठुआ में वो मैंने बेचा, वो पैसे लगाए।
मेरी बीवी के जो अपना गहने थे वो भी हमने SBI में गोल्ड लोन लेके रखा, उसका इंटरेस्ट भर रहा हूँ। मुझे ये फ़ायदा हुआ इन लोगों की वजह। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम पूरा करे, उनका काम था यूनिट को रजिस्टर करना, उसके बाद पेमेंट देना। मेरी सब्सिडी में पूरी आई, जो मेरा बिल था पूरी सब्सिडी आई। शुक्र करो वो सब्सिडी मेरी टाइम पर आ गई। वो इंस्पेक्शन रुक जाती और वो सब्सिडी नहीं रिलीज़ होती तो मेरे आज तक ये जो सामने दिख रहे हैं खेत, ये भी बिक गए होते मेरे, क्योंकि मैं 25 लाख कहाँ से देता जो मैंने उधार उठा के रखा था। जी। एक चीज़ और बता दूं कि जब कंप्लेंट का प्रोसेस है, जब मैंने कंप्लेंट डाली थी, चाहे वो PM पोर्टल पे डाली या ग्रीवेंस सेल LG के पास गई, इनका फ़र्ज़ बनता था मुझे बुलाते ना DC साहब, अगर ये अनेस्ट थे सारे, इन मुझे बुलाते बिठाते, बताओ भाई कहाँ पर दिक्कत है, मेरे कागज़ चेक करते। अगर मेरा यूनिट वाकई कहीं वो खसरा नंबर दूसरी साइड है तो मुझे बताते ना, लिख कर देते, मैं उसका कोई हल निकालता। नहीं, इन्होंने, क्योंकि सारे चोर हैं ना, नीचे से लेकर पटवारी से लेकर DC ऊपर जितने में सब माल जाता है, इनको पड़ता है। जब ये नीचे, जब इनको पता चला कंप्लेंट गई, इन्होंने उसको बचाने की कोशिश, क्योंकि इनका जो करिंदा था वो इन्हीं का तो पाला। अगर ये साफ़ सुथरे थे मुझे बुलाते ना एक बार, इन्होंने एक बार भी मुझे नहीं बुलाया, मेरे बयान रिकॉर्ड करते कि भाई बताओ आपने जो एलिगेशन लगाया क्या हुआ। लेकिन नहीं, इनको पता था ये प्रूव्ड है, इसीलिए इन्होंने मुझे नहीं बुलाया। मुझे इन्होंने फ़ोन तक नहीं किया कि आपने कंप्लेंट किया, तो क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे आप ये बताइए कि इन्होंने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कमियां पाई हैं, क्या आपको लिख के दिया? कोई कमी नहीं पे, एक भी कमी। और इनसे पहले तो पोल्यूशन वाले आए ना मार्केट में, पोल्यूशन वाले ऐसे कहाँ NOC देते, तो विजिट करते हैं पूरे, NOC देते हैं। NOC सरपंच कैसे NOC देगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे देगा, हेल्थ वाला कैसे देगा NOC, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं। इन्हीं ने तो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट दिए ना, इनसे पहले अशोक जी पटवारी थे फिंतर के, उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे, उसके बाद ये आ गया, इसने भी डॉक्यूमेंट दिए, मेरे पास लेटेस्ट है। मज़े की बात यह है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए था पोल्यूशन के लिए, दोबारा नई नकल, क्योंकि मैंने फ़ीस काम भरी थी, यूनिट की DPR कुछ और थी, तो उन्होंने बोला ये रिजेक्ट होगी, फ़ीस दोबारा भरो। मैंने फ़ीस भरने के लिए मुझे दोबारा डॉक्यूमेंट देना था, क्योंकि 3 महीने बाद वो आया, 3 महीने बाद ये नकल उसकी जो एक्सपायर हो जाती है। मैंने दोबारा इनके पास एप्लीकेशन लगाई, जब ऑफलाइन सिस्टम था, एप्लीकेशन देता हूँ, फ़ीस भरता हूँ, इनके ऑफिस में 15 दिन चक्कर काटता रहा। इस मेजर सिंह पटवारी ने मुझे मिला ही नहीं, देने नहीं लगा नकल। इसके साथ एक अटैच था वहाँ पटवारी, नाम नहीं मुझे पता क्या था, लेकिन मैं उसको फेस टू फेस जानता हूँ। वो मुझे कहता है इतने चक्कर हो गए व्हाट्सअप आपको यहाँ आते हुए, ये नहीं देगा आपको नकल बिना पैसों के। आप सुनो, अब ऐसा करो, रुपया 1000 दे दो तो घंटे के बाद आ जाओ। मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ कि मैं अजीब सा लगा मुझे, मैं तो दुखी था ना, कठुआ से डेली जाता था। मैं उठा, मैंने 1000 दिया उसको, मैं आ गया। उसने बोला जाओ अब चाय पियो, तो फिंतर चौक में चाय पी। उसके बाद 1 घंटे बाद को 1.5 घंटे बाद मुझे फ़ोन आता पटवारी का, कहता सर आप आइए। मैं बाहर गाड़ी लगाता हूँ पटवार खाने के बाहर, वहाँ पर वो मुझे नकल पकड़ाता है, वो नकल भी दिखाऊंगा, वो देता है साइन। मुझे बताओ कि वो 1000 रुपया लेकर जो नकल बनी फिर कैसे साइन हुए? मैं 15 दिन से क्यों नहीं कर रहा था? तब कह रहा था मुझे विजिट करने जाना, बिना विजिट के कैसे नकलें बनी? फिर जमाबंदी और गिरदौरी, सोचो ना। फिर ये कहते हैं हम गलत हैं। मैं गलत हो गया, जिसने 1.5 करोड़ का बजट खड़ा करने का प्लान बना के रखा वो गलत हो गया, ये सही हो गया। 90,000 मेरा बिजली का बिल है, वो कौन देगा? जो मेरा बैंक का इंटरेस्ट पड़ा वो कौन देगा? देखो जी, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, मैंने देखा, अब इनकी क्या बात करें, जे इनसे खुदाई बचाए। मैंने जो पटवारी है, ऊपर अफसर जो हैं, ऊपर जो हैं, जो KS अफसर हैं या ACR हैं या एडिशनल DC साहब हैं, वो तो जब उनके पास जाए वो काम रोकते नहीं। लेकिन जो पटवारी लेवल पे हैं, हम उनके पास जाना शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने किसी को दिखाना नहीं, डराना उसको, तेरी ज़मीन ही नहीं है, तेरी ये है ही नहीं, तेरा बनता ही नहीं है, वो बेचारे पता ही नहीं है। गवर्नमेंट उसमें ऑनलाइन की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी चालाकियों से बाज नहीं आती। तो क्या समझते हैं, अगर इस तरह का कोई बेरोजगार नौजवान रोजगार जो है वो देने या अपना चलाने के लिए काम करता है तो करना चाहिए? अगर केंद्र सरकार उसको बेनिफिट देना चाहती है तो इन लोगों को क्या? देखो, जो छोटे छोटे एम्प्लॉई हैं फील्ड में, मैं तो कहता हूँ कि इनको खुली छूट दे रखी है। कई कबार कोई, मैं आपको बताता हूँ, मैंने थोड़ा सा कहीं रेवेन्यू से पाला पड़ा था, तो मैंने देखा कि मैं एक बार मैंने एडिशनल DC साहब को, वो पहले थे, उनसे मैंने पटवारी के बारे में ब्रीफ किया कि आपका पटवारी ये कर रहा है। उन्होंने उसको डांट छांट लगाई, लेकिन वो पटवारी फिर भी सुधरा नहीं। अभी वो किसी का भी काम, किसी कोई काम है तो लोग तंग हो गए हैं, कहते हैं जी
जे पटवारी काम नहीं करता जी। अब उस पटवारी को किसकी शय है, वो इतना पावरफुल कैसे हो गया है, मुझे समझ नहीं आती। तो फिर हम जाते ही नहीं हैं, हम कहते छोड़ो यार, हम गए तो ये सारा काला चिट्ठा इनका सामने आएगा। तो इसी तरह से हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बहुत गिला है। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ सज्जाद भट्ट जी। इन्होंने अपनी दास्तां जो है आज अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़ को सुनाई है और आपने सुना कि इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। हर बेरोज़गार जो है इस केंद्र की योजनाओं का फ़ायदा लेना चाहता है, पर कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले जो हैं अपना हिस्सा मांगते हैं। अब ये कौन सा हिस्सा है ये हमें समझ नहीं आती। देखते हैं कि केंद्र सरकार ने इनको सब्सिडी भेजी है, सब्सिडी में से जो है वो हमको हिस्सा मिले। तो हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अगर कोई बेरोज़गार अपना रोज़गार चलाना चाहता है, अपने साथ 40-50 लोगों को रोज़गार देना चाहता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के बाद कितनी जल्दी जो है वो प्रशासन हरकत में आता है और इस यूनिट को जो है वो चालू करवाता है। बिलावर से अरुण त्रिशल, अर्ली एक्सप्रेस के लिए।